सलमान भाई, मेरा ख्याल वही केन विलियमसन को फॉलो करते हुए रिजवान साहब ने भी फैसला किया कि क्यों ना दोनों एंड से चेक कर लिया जाए। पहले हमने बैटिंग भी करके देख लें, बॉलिंग भी करके देख लें, ताकि चैंपियन ट्रॉफी में आसानी हो। क्या कहेंगे टॉस जीतकर ये वाला फैसला? और ये भी ज़हन में रखना जरूरी है कि सेकंड इनिंग में ड्यू भी पड़ता है। हमने पिछले मैच में भी देखा कि ड्यू पड़ा, बॉलर्स के लिए मुश्किलात उनके लिए हुई। इस कि शायद आखिरी मैच पाकिस्तान ने जीता है, तो इस मैच में भी थोड़ा सा पाकिस्तान कुछ कर पाए। शायद जो है वो बाबर आजम को थोड़ी सी शर्म आ जाए, शायद जो है वो क्या नाम है उसका, साउथ शकील को थोड़ी शर्म आ जाए, खुशदिल शाह को थोड़ी शर्म आ जाए, लेकिन शर्म किसी को भी नहीं आई। यही टीम थी 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उम्दा बैटिंग की और आज 242 पर आउट हो गए। क्या वजह है बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहे? नहीं, देखें आज पिच भी मुख्तलिफ है, गेंद रुक के थोड़ा आता रहा है और बैट्समैन को चेक करना पड़ता रहा कि वो फ्रीली जो शॉट खेलते हैं वो नहीं खेल सके। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज का फाइनल भी हार गई है। पहला मैच भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा और आखिरी मैच भी न्यूजीलैंड से हार गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की छोटी सी टीम से जीत करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा जश्न मना रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानियों को पूरी तरीका से ठंडा कर दिया है। न्यूजीलैंड की टीम एक के बाद एक पाकिस्तान से बड़ी जीत दर्ज कर रही है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा किया है ड्यू को देखने के लिए और प्रिपरेशन पर्पसेस के लिए, तो फिर तो ये एक पॉजिटिव चीज है और ये होनी चाहिए। न्यूजीलैंड ने भी पहले टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की, अगले मैच में उन्होंने टॉस जीत के चेस किया। उन्होंने एक्सपेक्ट द सेम प्लेयर्स टू फायर एवरी डे। इट्स अ टीम गेम, इसमें सभी लोगों ने हिस्सा डालना है। और टॉप 3 में फखर ने 2 बारियां अच्छी ली, बट बाबर, साउद एंड अदर पीपल, समथिंग हैज टू कम फ्रॉम देम। ये जब तक हर मैच में एक बंदा बड़ा स्कोर नहीं करेगा, आपको वनडे में बड़े कह लें जो कॉम्पिटेंट स्कोर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अच्छा, सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा। बाबर भी जिस तरह से आउट हुए वो भी बड़े सरप्राइज थे। साउथ शकील को समझ नहीं आया बॉल कब आया, बॉल कब हिट भी हो गया स्टंप्स को, और वो इसी तैयारी में थे कि शायद ये कीपर ने पीछे से बेल जुड़ाई है और मैं क्रीज के अंदर मौजूद हूं। तो इतने ज्यादा वो क्लूलेस नजर आए हैं। क्या डिलीवरी समझ नहीं आई? हालांकि इन्हीं कंडीशंस में, और आप कह रहे थे कि वो स्पिन खेलते हैं, उनके स्टैट्स ये बताते हैं कि वो स्पिन को अच्छा खासा खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके सारे रन्स जो हैं वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे और अच्छे अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने बड़ी बड़ी बारियां ली हैं। टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, बहुत शानदार बारियां ली हैं, अंडर प्रेशर उन्होंने बड़े स्कोर किए हैं। बट देन इट हैज बीन एब्सोल्यूट डोमिनेंस अगेंस्ट स्पिन और अनफॉर्चुनेटली वो उसके अगेंस्ट इधर आउट हो गए। और क्योंकि मिडिल पीरियड में तो ज्यादा स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर भी, और उस पीरियड पे वो पहुंच ही नहीं पाए, वहां तक वो कैपिटलाइज ही नहीं कर सके। तो ये वही कह रहा हूँ ना कि ये कंसर्निंग चीज है और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पे भी इसका डेफिनेट प्रेशर होगा, क्योंकि उन्होंने 4 प्लेयर वो रखे हैं जो 1.5 साल से टीम में ही नहीं थे, 2-2 साल से नहीं थे। और अब जब वो आए हैं तो वो थोड़ा सा 3 मैच या तीसरा मैच है, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो कंसर्निंग। बिल्कुल ठीक है। आखिर जरा जिसकी बात हो रही थी, अच्छा साउथ को आज फिर जो ऊपर जाता है बॉल जिसको उन्होंने पुल कर देंगे, वो फिर एज लेके गया। अनफॉर्चुनेटली वो कैच नहीं हुआ, लेकिन यकीनन वही जो मिस्टेक्स पिछले मैच में की जा रही हैं वही दोबारा से साउथ जो है वो रिपीट करते हैं। फॉर्चुनेटली वो कैच नहीं हुआ उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली। आकिब साहब, होम कंडीशंस पूरी दुनिया को ही पता होती है जो अपने घर में खेलते हैं, तो पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए। साथ न्यूजीलैंड की और लॉकी फर्गुसन टीम स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन अभी वो टीम स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे 1-2 दिनों बाद। हम अगर पाकिस्तान की टीम की ही बात करें तो आज इब्रार अहमद के अलावा बाकी तमाम अपने आप को ऑलराउंडर ही कहते हैं। नसीम शाह तक जो है बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, क्योंकि हमने गुज़श्ता दिनों जो गनी इंस्टीट्यूट में इनका प्रैक्टिस सेशन हुआ था 2 दिन, फिर उसके बाद LCCA में जो इनका प्रैक्टिस सेशन हुआ, वहाँ पर जो शाहिद असलम साहब हैं बैटिंग कोच, वो शहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को स्पेशल प्रैक्टिस करवाते थे बिग हिटिंग की। और फ़हीम अशरफ मेरा ख्याल है कम अज़ कम भी 1 घंटा 14 मिनट उन्होंने प्रैक्टिस की थी, और वो जो है प्रैक्टिस बॉल से प्रैक्टिस करवा रहे थे। हम वहाँ पे बैठ के यही बात कर रहे थे कि क्या मैच में इनको इनकी मर्जी की बॉलिंग मिलेगी। तो अब हम सब चीज़ें हमारे सामने। खुशदिल शाह ने भी वहाँ पर बैटिंग की थी, लेकिन बैटिंग में वो फेर रहे थे। आल्दो के बॉलिंग उन्होंने थोड़ी बहुत बेहतर की थी। तो ये वो जो 3-4 दिन प्रैक्टिस रही, उसका मेरा ख्याल है ये आज रिजल्ट नजर आ रहा है कि हमारी पाकिस्तान की टीम कहां पे खड़ी, और यही रिजल्ट हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी इससे मिलता जुलता आपको नजर आएगा। अहमद सईद साहब, अगर छोड़ दें उस T20 को, BPL को छोड़ दें, इससे हट के पाकिस्तान के लिए फ़हीम अशरफ ने लास्ट टाइम कब खेला और ODI में आखिर स्टैट्स क्या थे जो वो सिलेक्शन कमेटी का एतमाद बहाल कर रहे हैं? आखिरी में फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर्थ टेस्ट में की थी 2023 में, और जो वनडे जो फॉर्मेट है खुशदिल
खुशदिल शाह जी। खुशदिल शाह के बगैर आपने पूछिए तो खुशदिल शाह जो है इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जैसा फ़हीम अशरफ जी। और उस्मान खान इन सारों के साथ जो है वो लाया गया है। आज वो अपना 14वां ओडीआई मैच खेल रहे हैं। और खुशदिल शाह के बारे में हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि उनकी सिवाय एक वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 17 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, उसमें कोई ऐसी इनिंग्स आपको नजर नहीं आती खुशदिल की जो इस बात को प्रूव करने की। देखें, अगर तो आपने स्टैट्स को क्राइटेरिया बनाना है, नंबर्स को क्राइटेरिया बनाना है, तो जस्टिफाई तो उसकी बुनियाद पर भी ये टीम में नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमें वो क्राइटेरिया ही अभी तक समझ नहीं आया जिसकी बुनियाद पर ये सिलेक्शन हुई हैं। लेकिन अब चूंकि ये सिलेक्शन हो गई हैं और अब हम उस फेज से गुजर आए हैं कि जब हमें इसमें तब्दीली करने का मौका हमारे पास था और हम उसको तब्दीली करते। अब चूंकि हमारे पास यही दस्तियाब जो स्क्वाड है उसी से हम नताइज हासिल करने हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि इस पर बात करना शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुनासिब होगा कि ये सिलेक्शन कैसे हुई, क्यों हुई। लेकिन अब हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अब जो हमारे पास अवेलेबल स्क्वाड है उसको किस तरह से इस्तेमाल करके इसमें से मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सकता है। उसको ट्राई करने के लिए आज मेरा ख्याल है कि उन्हें खुशदिल और फ़हीम अशरफ को एक साथ जो है वो उतारा है। तो ये मेरे यकीनन इस पे कंटेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आकिब भाई का भी, आपका भी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहरहाल इस ट्राई सीरीज से इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इस एक एक्सपेरिमेंट को, इस एक तजर्बे को एक दफा हो लेने दें, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। सरफराज साहब, ये जो फैसला हमने लिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग का, आपको लगता है कि ये सही फैसला था? मेरा नहीं ख्याल ये सही फैसला था, ताकि पहले बॉलिंग कर लेते, उसके बाद धूप लगनी थी, पिच ने और ड्राई होना था, और उसके बाद ड्राई ज्यादा होती और जो मॉइस्चर था वो निकल जाता, और उसके बाद ये पिच और आसान हो जाती बाद में। और उसके बाद फिर बाद में ये आप देखें कि जो मूवमेंट होती है ये कराची में समुद्र की हवा भी है, उस तरह की चीजें जब हम खेलते थे फिर शाम के वक्त गेंद में ज्यादा मूवमेंट आती थी हवा में ऑफ द पिच भी। जी तो सरफराज साहब, आप क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स उस तरह लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं कर पा रहे, हमने जो इस ट्राई सीरीज में 2 मैचेस देखे उसमें भी पाकिस्तानी बॉलर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह तवक्कुआत उनसे की जाती थी। तो अभी जब पाकिस्तान बॉलिंग करेगा तो आप उनको क्या मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि किस लाइन और लेंथ के साथ और किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए? भाई इस पिच के ऊपर तो मैं कहूँगा कि लाइन और लेंथ रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गेंद थोड़ा सा रुके आता है। फ्रीली शॉट आप जो खेलना चाहते हैं फ्रंट फुट पे वो इतना आसान नहीं है, चेक करना पड़ेगा बैट्समैन को भी। तो लेकिन बॉलिंग जो हमारी देखने में आई है, हारिस रऊफ के ना होने से भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि वो फर्स्ट चेंज पे आता है, 1-2 विकेट लेता था। अब यहाँ पे वो उस तरह का बॉलर आपके पास है नहीं, और उसके बाद फिर आपके पास जो स्पिनर में रियोकर, अब खुशदिल का मुझे नहीं समझ के उसको लेफ्ट हैंड स्पिनर आपने कैसे पिक किया, जब आपके पास 2 ऑफ स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर और एक लेग स्पिनर आउटस्टैंडिंग थे इन्हीं पिचों के ऊपर, तो उनको आपने ड्रॉप किया। तो पाकिस्तान के पास तो मेरा ख्याल है स्पिन है नहीं। तमाम आप देख लें कि जितनी भी टीमें हैं उनके पास 3 स्पिनर हर मैच में खेल रहे हैं, और हमारे पास 1 स्पिनर है। बाकी तो खुशदिल का तो मैं नहीं मानता, डियोकर और नॉन रेगुलर बॉलर है, उसके बाद आपके पास स्पिनर है ही नहीं जो एक जेन्युइन स्पिनर हो। जी ये बड़ा अहम नुकता सरफराज साहब आपने उठाया। इंडिया ने जसप्रीत बुमराह के इंजर्ड होने पर एक और स्पिनर को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। तो अगर इसी स्क्वाड के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हैं और पहला मैच ही न्यूजीलैंड के खिलाफ होता है, तो फिर हमें तो मुश्किलात हो जाएंगी। देखें, मैंने पहले भी एक अखबार में लिखा है कि स्पिनर के बगैर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई स्पिनर के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो हर जगह पे 3 स्पिनर होने चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें तो 2 मेरा ख्याल है वैसे भर्ती किए गए हैं। उसके बाद जो स्नैन है उसकी भी इस पिचों के ऊपर कोई मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस नहीं होगी या की भी नहीं है। तो ये इन्होंने देख के किए ही नहीं कि किस किस को रखना है, क्या करना है। बस मेरा ख्याल है कि कोई पर्चियां भी शायद लगता चली हैं। जी तो दोस्तों, यदि पाकिस्तान की टीम एक आधा मैच जीते है तो ये जिहादी बुरी तरीके से जश्न मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पिछले मैच में जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की बेइज्जती की है, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा था, और उसका नतीजा मैच में भी देखने को मिला है, क्योंकि पाकिस्तानी
परफॉर्मेंस तो जीरो दे पाते और गुस्सा दूसरे खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा करते हैं। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से भी हार गई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान का कप्तान मौलवी रिजवान काम कर रहा है वो काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि दूसरों की बराबरी करने के चक्कर में अपनी भी हार हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से हारी है उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की टीम ने 350 रन चेस करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज पाकिस्तान की टीम बुरी तरीका से ढेर हो गई और 242 रन ही बना पाई, जिससे पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम भी बिल्कुल चाइना के माल की तरह हो चुकी है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।